नीता की कहानी के दौरान हमें समझ मिलेगी कि बुरे वक्त में अपनी मुश्किलें कैसे और ना बढ़ाएं, मुसीबत में और भी सचेतन होकर निर्णय लें। कहीं अपने रिसोर्सेज को नकार कर और मुसीबत में तो नहीं पड़ रहे। क्या नीता ने सचमुच अपनी भरी थाली के लात मार अपने जीवन में मुश्किलें और बढ़ा ली थी? इन सब को जानने के लिए आइए पहले नीता की कहानी जानते हैं। नीता एक साधारण से परिवार से है, जहाँ लड़कियों को आत्मनिर्भर होने की बजाय अच्छे घर में शादी के लिए पढ़ाई करवाना जरूरी समझा जाता है। ऐसा ही हुआ भी। नीता की शादी एक बड़े पूरे परिवार में हो गई, जहाँ औरतें घर संभालती और आदमी नौकरी पेशा हैं। नीता का ना ही तो बाहर जाकर नौकरी करने में इंटरेस्ट था और ना ही उसे ज़रूरत पड़ी। कई सालों नीता अपने ससुराल में बहुत खुश रही। एक बेटा जो शादी के 1 साल बाद ही हो गया था, उसके साथ और घर गृहस्थी में जैसे वो रमसी गई थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी के कब 15 साल पंख लगा उड़ गए उसे पता ही नहीं चला। उसे शुद्ध जब आई जब उसे अपने पति के व्यवहार पर कुछ संदेशा होने लगा और उनके बीच खटपट होने लगी। पति एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और किसी न किसी बहाने टूर पर रहते और घर में आने पर भी उसे नकारते रहते, जैसे बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हों। सास ससुर से भी ये बात छुपी नहीं थी। कभी कभी कहा सुनी बहुत बढ़ने पर समझौता होता, मगर फिर पति के व्यवहार के वही डाक के 3 पात। इसी बीच एक बार फिर से नीता प्रेग्नेंट हो गई। इस बार बेटी हुई। 2 से 3 साल इसी कश्मकश में निकल गई और बेटी 2 साल की हो गई। पर अब नीता के सब्र का बांध टूटता जा रहा था, क्योंकि जाने अनजाने में रिश्तेदारों में भी ये भेद खुल चुका था कि उसके पति के जीवन में कोई और लड़की भी है। सास ससुर ने भी बहुत रोका टोकी की, मगर पति पर दूसरी का भूत सवार था और उसने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। नीता क्योंकि हमेशा से ही परिवार में रही थी, सास ससुर के पास ही रहती रही। हालांकि नीता से पति का ये अपमान सहा नहीं जा रहा था। पति के दूर जाते ही नीता की स्थिति बहुत असहनीय हो गई। वह खुद को अपमानित, छोड़ी हुई और यूजलेस सा अनुभव कर रही थी। उसका दिन प्रतिदिन मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सास ससुर जो नीता और बच्चों का ध्यान रखते, पर पति पत्नी के मामले में चुप्पी साधे हुए थे, या यूं कहिए कि उन्होंने बेटे को रोक पाने में खुद को असहाय मान लिया था। अब नीता की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलने लगी। वह चिल्लाती, परेशान होती और सास ससुर को भी उनके बिगड़े बेटे के लिए खरी खोटी सुनाने लगी। सास ससुर कुछ समय चुप रहे, फिर वापस सुनाने लगे और घर में हर रोज झगड़ा बढ़ता गया। हालांकि वह पोता पोती को लेकर बहुत ही संवेदनशील थे और बच्चों को किसी भी तरह से इस झगड़े के दलदल का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए सब सहन भी कर रहे थे। इसी बीच नीता के पिता ने बच्चों समेत उसे अपने घर बुला लिया। नीता की मम्मी कई साल पहले चल बसी थी। सास ससुर को जो पोता पोती की परवरिश को लेकर डर था, वह होना शुरू हो गया। मामला सुलझाने के लिए रिश्तेदार मिलने आते और लड़ाई के सब मुद्दे बच्चों के सामने डिस्कस होते, बिना इस बात का ध्यान दिए कि नन्ही नन्ही जानों पर क्या बीत रही होगी। एक बार तो हद ही हो गई जब नीता झगड़े की चर्चा के बीच में बोल उठी, गुड़िया को तो मैं पैदा ही नहीं करना चाहती थी, यह तो बस हालात सुधारने की कोशिश में ही हो गई। और 3 साल की गुड़िया माँ को असहाय सी टुकर टुकर देख रही थी। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक रूप से जो बच्चों का बिगड़ता है, उसकी कोई भरपाई नहीं। इसके बारे में किसी और वीडियो में। पापा के पास रहती नीता को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका उनके पास रहना भी इतना आसान नहीं है। जो उसका और बच्चों का खर्च बिना किसी परेशानी के चल रहा था, अब पापा पर भार सा लगने लगा था। उसे भी हिचक होती और दूसरे शादीशुदा भाई बहन की भी उसके खर्चे पर नज़र रहती थी, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था। वकील की फीस, कचहरी के चक्रों ने उसकी ज़िंदगी बद से बदतर बना दी थी। बच्चे दिनों दिन और परेशान और कमज़ोर होते जा रहे थे। पीटीए मीटिंग में टीचर उन पर और ध्यान देने की बात करती रहती और उनके बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी इशारा करती। गुड़िया की टीचर ने मीटिंग में कहा भी था कि पता नहीं क्यों गुड़िया आजकल बड़ी सहमी सहमी सी रहती है। नीता का अपने जीवन पर से जैसे कंट्रोल खत्म सा होता जा रहा था। बच्चों पर ध्यान ना दे पाने के कारण
वे पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रहे थे। हालात नहीं संभल रहे थे। जाने क्यों नीता को एहसास हो रहा था कि माना पति ने उसके साथ गलत किया, पर सास ससुर से बिगाड़ कर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे याद आ रहा था जब ससुर ने कहा था कि हम बेटे को तो बस में नहीं कर सकते, पर तुम्हें हम बच्चों को पालने में मदद करने के लिए आधी प्रॉपर्टी नाम करा देते हैं। इकलौता बेटा होने के कारण ससुर के पास प्रॉपर्टी काफ़ी थी। वो बोले थे, हम कभी भी अपने पोता पोती को तकलीफ में नहीं देखना चाहते और हम तुम्हारे और बच्चों के साथ हैं, लेकिन बेटा हमारे बस में नहीं। मगर उसने एक न सुनी और ससुराल का घर छोड़ दिया। नीता बच्चों की जिम्मेदारी, कोर्ट और दूसरे झमेलों से जूझते जूझते थकने लगी। इसी बीच उसे कैंसर भी हो गया, शायद अपने हालात ना संभाल पाने के कारण। नीता के पापा भी बेटी के साथ इधर उधर भागते रहते, पर उसके फैलते कैंसर से उसे बचा नहीं पाए और वह जल्दी ही चल बसी। नाना ने कुछ समय बाद बच्चों को दादा दादी के पास वापस भेज दिया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीता जैसे केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। सीरीज उसकी कहानी के हर केस स्टडी से हमें और क्या सीख मिलती है, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स जोड़िए। अगर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में नहीं देना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपके विचार पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रखे जाएंगे। इस कड़ी में अगर आप भी कोई केस स्टडी जोड़ना चाहें जो एक संदेश देती हो तो मोबाइल नंबर 9205771808 पर संपर्क करें। अगर आप चाहेंगे तो आपकी चुनी गई कहानी या केस स्टडी आपके नाम के साथ पोस्ट की जा सकती है या बेनाम, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस विषय को पिछले 20 सालों से पढ़ाती रही हूँ और रिसर्च करती रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है और कढ़ा भी है या एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी खासियत ये भी है कि मैं हरियाणा के एक गांव से होने के कारण गांव के छोटे शहरों के समाज से खूब वाकिफ़ हूँ, जो मेरी रिसर्च में भी झलकता है। आप कोई भी, विशेषकर बहन बेटियां किसी मुद्दे पर सलाह लेना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं, तो दिए गए नंबर पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ये बातचीत पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, बस ये फ़ोन पर बातचीत मेरे और आपके बीच में होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? मुझे ऐसे लगता है कि कई बार हम किसी समस्या में कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं। जब कोई दूसरा हमें समझाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। मेरा ज़्यादा फोकस खुद को बदलने पर रहता है, दूसरों को बदलने पर नहीं। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच अपनाने का। याद रहे, मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैं जानूंगी कि समाज में क्या मनोवैज्ञानिक मुद्दे लोगों की खुशहाली में बाधा हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ताकि मैं भविष्य में लोगों के व्यवहार को और गहराई से समझ पाऊँ। दोनों तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा। प्लीज़ हमारे चैनल मंथन ज्ञान और विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये जो वाक्य है वो मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी को समझने के लिए काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति या घटना से इसका मेल खाना संयोग होगा।